देश के बेहतरीन 10 थानों में हिमाचल प्रदेश का चौपाल थाना भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए सूची जारी की है। देश भर में चौपाल पुलिस स्टेशन ने 6ठा स्थान हासिल किया है, जबकि राजस्थान का कालू थाना पहले स्थान पर है। गृहमंत्री ने ट्वीट कर सूची जारी की है। टॉप 10 पुलिस स्टेशंस की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें 6ठे स्थान पर यानी देश भर के सभी पुलिस थानों में रैंकिंग की अगर बात कर ली जाए तो हिमाचल का चौपाल थाना 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पर कालू राजस्थान आप देख पा रहे हैं। वहीं कंपबल बे आप देख पा रहे हैं एएनएल आइलैंड से, वहीं वेस्ट बंगाल से फरक्का, और इसी सूची में 6ठे स्थान पर हिमाचल के चौपाल थाने को जगह दी गई है। टॉप 10 थानों की सूची में हिमाचल के चौपाल थाने को 6ठे रैंक दी गई। प्रदेश का चौपाल थाना ये शामिल है इस सूची में। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए सूची जारी की है। देश भर में चौपाल पुलिस स्टेशन ने 6ठा स्थान हासिल किया है, जबकि राजस्थान का कालू थाना पहले स्थान पर है। तो चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। सज्जन कुमार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। 31 दिसंबर को सज्जन कुमार को कोर्ट में सरेंडर करना था। दरअसल आपको बता दें 1984 दंगे मामले में सज्जन कुमार को सजा हुई थी, उम्र कैद की यह सजा थी। 31 दिसंबर तक किसी भी हाल में हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था सज्जन कुमार को सरेंडर करने के लिए। हालांकि नाती पोतों और परिवार का हवाला देते हुए सज्जन कुमार ने इस समयावधि को 30 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी अब सामने आ रही है, सज्जन कुमार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर को हर हाल में कोर्ट में पेश होना होगा, सरेंडर करना होगा। सिख विरोधी दंगा मामले में 5 लोगों की हत्या के दोषी करार सज्जन ने सरेंडर करने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका में नाती पोतों और परिवार का हवाला देते हुए सज्जन ने 30 दिन समयावधि सरेंडर की बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन अब कोर्ट द्वारा सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी गई है और अब हर हाल में 31 दिसंबर को सज्जन कुमार को खुद को सरेंडर करना ही होगा। आपको बता दें कि केस की सुनवाई हुई आज और ये याचिका सज्जन कुमार द्वारा दायर की गई थी। और अब ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं सज्जन कुमार के लिए माना जा रहा है, क्योंकि एक और केस 1984 दंगा मामले से ही जुड़ा हुआ सज्जन कुमार पर और चल रहा है। कल ही उसकी सुनवाई हुई थी। हालांकि एडवोकेट के न पहुंचने की वजह से वो सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। लेकिन इस मामले में सज्जन कुमार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सज्जन कुमार को बहरहाल में 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सज्जन कुमार की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को बहरहाल में सरेंडर करना होगा। दरअसल आपको बता दें 1984 सिख विरोधी दंगे में 5 लोगों की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, सज्जन कुमार की याचिका को फिलहाल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और किसी भी हाल में अब 31 दिसंबर को सज्जन कुमार को खुद को सरेंडर करना ही होगा। पूरी जानकारी क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया? जी देखिए बिल्कुल साफ तौर से एक बड़ा झटका सज्जन कुमार को, क्योंकि सज्जन कुमार ने अपनी याचिका में साफ तौर से परिवार और प्रॉपर्टी का हवाला दिया था। लेकिन जस्टिस मुरलीधर ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है जिस पर हम समय बढ़ाएं, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम सरेंडर का हम बढ़ाएं, और इसीलिए हम आपकी इस याचिका को खारिज करते हैं। तो सज्जन कुमार को फिलहाल एक बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल उनकी समय अवधि को बढ़ाने से मना कर दिया है। सज्जन कुमार को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, क्योंकि सज्जन कुमार को यह लग रहा था कि उन्हें समय बढ़ाने की जो अवधि है वो फिलहाल मौका दे देगी दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया कि वो इस पूरे मामले में सरेंडर नहीं करने देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको समय नहीं दे सकते कि आप सरेंडर करें। तो अब यह तय है कि 31 दिसंबर से पहले अब सज्जन कुमार को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। तो ये कहना अब कहीं ना कहीं सही होगा कि नया साल जो है वो सज्जन कुमार का जेल में बीतेगा, सलाखों के पीछे रहेंगे, तिहाड़ में रहेंगे। मुश्किलों का जो समय है वो फिलहाल शुरू हो गया है। सीबीआई पूरी तैयारी से आई थी। पीड़ित पक्ष भी सुबह सुबह कोर्ट पहुंच गए थे कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट उनकी इस याचिका पर विचार करता है तो वो इस पूरे मामले में बहस करेंगे, तैयार थे। लेकिन मुरलीधर केवल 2 मिनट कोर्ट में बैठे और उन्होंने कहा कि हम इस याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं देख रहे हैं कि समय बढ़ा दिया जाना चाहिए, और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी
बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से आज कोर्ट का फैसला सामने आया है और कल की सुनवाई की बात कर ली जाए, जिस तरीके से सज्जन कुमार पर 84 दंगा मामले से जुड़ी सुनवाई हुई थी और कल भी सीनियर एडवोकेट के न पहुंचने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी और 22 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। क्या आपस में जोड़कर इन दोनों को देखा जा सकता है? क्या जानबूझकर कोशिश की गई कि डिले कर दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से फिलहाल जो उनके फिलहाल ग्रेड काउंसिल थे, जो सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी और अपील के बाद फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हमारे साथ जगदीश कौर जी हैं जो फिलहाल जगशेर सिंह साहब जी हैं जो फिलहाल इस पूरे मामले में हैं। सर सुबह सुबह आप आ गए थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से भी सज्जन कुमार को राहत नहीं मिली। ये सुबह आते ही पहले 3 नंबर कोर्ट में आए हैं, इन्होंने 10 मिनट का समय मांगा, जज साहब के वकील नहीं आए तो जज साहब ने दिया टाइम। उसके बाद दोबारा शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का दिया जाए मोहलत, मगर जज साहब ने बिल्कुल मना कर दिया और डिसमिस कर दिया। तो कितनी बड़ी राहत फिलहाल मानते हैं इस पूरे मामले में? और अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि यहाँ पर उनको राहत मिलेगी, तो एक राहत नहीं मिली, ये भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम बहुत आभारी हैं जज साहब के और अभी इसको अंदर जाना चाहिए। अंदर जाना चाहिए। मैम कितनी बड़ी राहत देखते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फिलहाल एक गुहार लगाई थी कि उन्हें सरेंडर का समय बढ़ा दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला कि वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि जो याचिका में आधार है वो फिलहाल सुनने लायक नहीं है। देखो ये तो हाई कोर्ट में से उसको जो फैसला हो गया तो हाई कोर्ट में तो ये चैलेंज कर नहीं सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में ये पहले सरेंडर करेगा तभी इसको इसकी सुनवाई होगी। इसको ये मालूम है, ये चाहता है मैं किसी न किसी बहाने बाहर निकलूं और कोई मैं ऐसा बनाऊं, तरीका बनाऊं जिससे मैं बाहर रहूं। क्या और इसने ग्राउंड कौन सा पकड़ा, ये कि भी मैं अपनी फैमिली को सेटल करना। क्या 34 साल में इसने अपनी फैमिली सेटल नहीं की? प्रॉपर्टी की भी बात बोली इसने। प्रॉपर्टी तो इतनी बना ली, प्रॉपर्टी की तो अंदर से बन जाते। मैं भी जेल में रही हूँ, हमारे भी साइन होते हैं, हमारे को भी कोर्ट से हम एप्लीकेशन लगाते थे कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, हम आते थे और यहाँ पर साइन करके जाते थे। ये भी कोर्ट से वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन डाले और वहाँ से प्रॉपर्टी जो अपनी सेल आउट करनी, किसके नाम करनी, कर लेगा। अंदर सब होता है, मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ कैसे होता कोर्ट में। जेलों में क्या होता, सब होता है। जेल तो इसकी है, अंदर इसके जो बंदे लगे हुए इसी के बंदे हैं, इन्हीं के हैं, बहुत हेल्प करेंगे इसको। लेकिन निर्प्रीत जी कितनी बड़ी राहत फिलहाल, कहीं ना कहीं उनको जो समय मिला था, जो उम्मीद थी, वो फिलहाल यहाँ से टूट गई। अब उनका जो नया साल है वो सलाखों के पीछे। छोटी राहत नहीं, बहुत बड़ी राहत है। मैं एक डर चुकी थी, मेरे को ये था कि शायद इसको मिल ना जाए, लेकिन जो हमारे कंसर्न जज हैं जिनके पास आया यही इनको राहत दे सकते थे, लेकिन इन्होंने राहत नहीं दी। इससे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जज साहब का, जो इन्होंने वही फैसले पर रहे हैं। हमने प्रदर्शन भी दिए थे कि इस पूरे मामले पे जो और भी चीजें हैं वो ना होने पाए। बिल्कुल, मैंने धरने भी दिए, मैंने भूख हड़ताल भी रखी, भूख हड़ताल पर भी मैं बैठी हूँ। उसी दौरान ये फास्ट ट्रैक में कैसे ये चला और 5 साल बाद मुझे इंसाफ मिला। तो फिलहाल निर्प्रीत जी थी जिन्होंने साफ तौर से कहा कि वो लड़ाई लड़ती रहीं और उनको फिलहाल ये डर था कि कहीं एक्सटेंशन ना दे दे हाई कोर्ट, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं माना। हाई कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं बनता है कि जो सुना जाए, और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से पहले सजा सुनाई गई और उसके बाद समय अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला ये भी है। कानूनी जानकार इसको कैसे देखते हैं, साथ साथ फिलहाल क्या कुछ कहना है लॉयर के पास सज्जन कुमार के, क्या कुछ ऑप्शंस फिलहाल बचे हैं? जी देखिए, अगर अब सज्जन कुमार के लॉयर्स की बात करें तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ही वो अपील कर सकते हैं, और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और इसीलिए वो फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए एक बड़ा झटका सज्जन कुमार को है। सज्जन कुमार ये चाहते थे कि जब तक कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं तब तक उन्हें मौका मिल जाए ताकि वो अपनी जो लीगल रेमेडीज है उसको यूज कर सकें। लेकिन निर्प्रीत जी, कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए तो कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि अब फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की जो रेमेडीज है इनके पास है, तो वो इस पूरे मामले में कैसे इसको मानती हैं फिलहाल? दोबारा बोलना, मैंने सुना नहीं। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट अगर वो अपील करते हैं तो क्या लड़ेंगी वहां भी? हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम इसके जो है इनको सजाए मौत, इनको फांसी देनी चाहिए। क्योंकि अगर इनको फांसी ना मिली तो ये फिर कोई ना कोई बहाना निकाल के ये आप आ जाएंगे, छुट्टियों में आएंगे बाहर। मैं तो चाहती हूँ ये खत्म ही हो जाए अब। लेकिन लड़ाई अभी इनके पास है और सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ेंगी। कैविएट भी आपने फाइल कर दी है? कैविएट हमने फाइल कर दी, सीबीआई तरफ से हो गई है, और अब हम सुप्रीम कोर्ट भी इसके अगेंस्ट जाएंगे। ऑलरेडी जा चुके हैं हम, और हम इसके लिए अगेंस्ट हम जाएंगे।
तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो राहत थी वो फिलहाल आप लोगों की बरकरार है और सज्जन को जेल जाना ही होगा क्योंकि उनके पास रेमेडीज नहीं है। बिल्कुल, ये तो 34 साल बाद है, ये इसने जो रखा फैसला ये गलत रखा। हमारे साथ फुल्का साहब हैं जो फिलहाल इस पूरे मामले में लड़ते आए हैं। सर, उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी लेकिन फिलहाल यहाँ से भी झटका? नहीं, उम्मीद नहीं थी क्योंकि जो उन्हें ग्राउंड ही कहे थे ना कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझे शौक है, मुझे परिवार से सेटल करने के लिए चाहिए। अरे इनको कितना बड़ा शौक लगा जब इनके भाइयों को, इसके बाप को मारा। उनको कितने 34 साल से ये भी तो शौक में है ना, तो ये कोई ग्राउंड नहीं था। तो कोर्ट ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने सीधे उसको डिसमिस किया कि बिल्कुल ये कोई ग्राउंड नहीं। सुशील, एचएस फुल्का साहब से पूछिए, उन्होंने कहा है कि पीड़ितों को उनका सुझाव यही था कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाएं बल्कि सज्जन की याचिका को खारिज करने पर फोकस करें। इसके पीछे फुल्का साहब का विजन क्या है? सर एक सवाल है कि पीड़ितों से आपने कहा था कि राहत रखिए, कुछ होगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, लेकिन अब आगे का स्टैंड क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगा, हम उसको अपोज करेंगे पूरी तरह से, पूरी मुखालफत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील को एंटरटेन ही ना करे, बिल्कुल सुने ही ना। और इसका यही हम सुप्रीम कोर्ट में जोर लगाएंगे और इसीलिए कैविएट फाइल की। सर, सीबीआई भी कैविएट फाइल कर चुकी है अब सुप्रीम कोर्ट में, तो सज्जन कुमार का जो समय है वो अब गड़बड़ चल रहा है। हम तो अपोज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको कोई राहत ना दे। फिलहाल तिहाड़ जाना होगा नए साल पर? बिल्कुल, वो जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया, जो 34 साल जो बाहर रह गया, जबकि इसका बिल्कुल उसी वक्त से तिहाड़ जाना बनता था। तो फिलहाल 34 साल का जो समय था वो फिलहाल बहुत समय रहा फुल्का साहब के मुताबिक कि वो बाहर रह चुके और अब उनका समय है कि इस पूरे नंगहार संघार में कहीं ना कहीं अब उनको तिहाड़ के पीछे जाना चाहिए और इसीलिए अब उनको फिलहाल सरेंडर करने की जो यहाँ पर एक लिबर्टी थी वो भी खत्म हो गई है। तो अब तिहाड़ में उनको सरेंडर करना पड़ेगा और जो नया साल है वो फिलहाल सज्जन कुमार के लिए मुश्किलों भरा है क्योंकि अब उनके पास कोई ऐसी फिलहाल उम्मीद नहीं है कि वो फिलहाल किसी और कोर्ट में अपील करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद है और ऐसे में अब उनको 31 दिसंबर तक सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा झटका सज्जन कुमार के लिए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से ये फैसला आया है कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है और 1984 सिख दंगा मामले में जो तमाम लोग हैं कोर्ट के बाहर, कल भी वो विरोधी नारे लगा रहे थे कि फांसी दी जाए। ऐसे में ये जानना चाहिए क्या किस तरह की प्रतिक्रिया है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर जो सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिवार वालों से है हो, उनसे सामने आ रही है? जी देखिए, जो पीड़ित पक्ष हैं, जो लोग हैं, अभी बात करते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा सा डर था कि कहीं एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिल्ली हाई कोर्ट बढ़ा ना दे, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आधार सज्जन कुमार की तरफ से दिया गया था उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि इस आधार पर हम टाइम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि परिवार और प्रॉपर्टी का हवाला देना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सज्जन कुमार को एक्सटेंशन दिया जाए और यही आधार को देखते हुए फिलहाल हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को डिसमिस कर दिया है। तो एक बड़ा झटका है और जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए एक बड़ा राहत भरा दौर है क्योंकि वो लगातार ये मांग करते रहे कि उन्हें सरेंडर करने दिया जाना चाहिए, उन्हें समय नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि 34 साल हो गए और अब इस पूरे मामले में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। बहुत समय वो बाहर रह चुके और अब उनको तिहाड़ में रहना पड़ेगा और आज फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर भी मोहर लगा दिया कि उन्हें अब और समय नहीं दिया जा सकता है। तो अब ये तय है कि सज्जन कुमार का जो दौर है वो मुश्किलों भरा होगा और अब उनके पास कोई लिबर्टी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील नहीं कर सकते। तो अब उनके पास फिलहाल डबल बेंच का जो दरवाजा था वो भी बंद हो गया है। तो अब फिलहाल सज्जन कुमार को सरेंडर करना पड़ेगा। सुशील, बहुत बड़ा झटका ये सज्जन कुमार के लिए। हालांकि जिस तरीके से कल पटियाला हाउस कोर्ट में सज्जन कुमार के वकील पेश नहीं हुए थे और उसके बाद पिछले केस में जिसकी सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी, जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसमें सजा को टालने का और सरेंडर करने को टालने की जो समयावधि थी उसे टालने की मांग की गई। कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति मानी जा रही थी सिख दंगा विरोधी जो पीड़ित थे, जो दंगे हुए थे उसमें जो पीड़ित थे उनके परिवार वालों की ओर से। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से हाईकोर्ट द्वारा ये याचिका खारिज कर दी गई है, जाहिर तौर पर सज्जन कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं सोलन, पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। 23 दिसंबर को बीजेपी का दूसरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें,
सीएम जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है मुख्यमंत्री का। 23 दिसंबर को बीजेपी का दूसरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। आपको बता दें, ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में एकजुटता, मजबूती लाने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया जाता है। बाकायदा लिस्ट तैयार की जाती है और उस लिस्ट में जितने भी नाम होते हैं उसमें से एक नाम सिलेक्ट करके उसे पन्ना प्रमुख बनाया जाता है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस और अहमियत क्रिएट करके कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चलिए और साथ जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी कीर्ति कौशल भी जुड़ गए हैं। कीर्ति, क्या कुछ मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है, साथ साथ क्या ये माना जाए पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं कि धरातल पर कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है? जी, अगर बात की जाए पन्ना प्रमुख कार्यक्रम की, तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। उनके साथ मंत्री महोदय और भी कई गणमान्य नेता यहाँ पे साथ है और यहाँ पे पूरी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और देखा कि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। उन्होंने यहाँ पे बैठने का, पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता आएंगे और जो भी लोग आएंगे उनके बैठने का, उनके आने जाने का और जो भी है उनकी सुरक्षा का पूरा यहाँ के इंतजामों का वहाँ पे निरीक्षण किया। जी कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंच गए हैं और पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आगाज हो गया है एक तरीके से, क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दरअसल पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट अगर देखा जाए तो हर पन्ने पर जो बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता है, तमाम लिस्ट बनी हुई है, उसमें हर पन्ने पे जो नाम लिखे हैं उनमें से एक प्रमुख बनाया जाता है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को इंपॉर्टेंस देके बीजेपी मॉरल बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि संगठन और कार्यकर्ता दोनों में तालमेल बना रहे और संगठन एक तरीके से मजबूत हो। 27 दिसंबर को सरकार एक साल के कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को पूरी तरह घेरे हुए है, हमलावर हो गया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सरकार जश्न की आड़ में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। तो दूसरी तरफ शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार पहले अपने एक साल के कार्यों का श्वेत पत्र जारी करे, ताकि विपक्ष को भी पता चले कि सरकार किस बात का जश्न मना रही है। तो एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। इससे बड़ा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। ये तो मशीनरी जो है, और मुझे समझ नहीं आता हिमाचल सरकार की अफसरशाही का, कि आप जो है किस तरफ को जा रहे हैं। को एक रैली करनी है, राजनीतिक रैली है, ये शुद्ध तौर पे ये राजनीतिक रैली है और ये चुनावों को देखते हुए, आहट को देखते हुए की जा रही है। और एक साला जो हुआ है सरकार का, उसकी पूरा हुआ है और बेहतर ये होता कि सरकार इस पे एक वाइट पेपर रिलीज़ करती और कम से कम जो हम विपक्ष के लोग हैं हमको इस बात का एहसास दिलवाती कि हमने पिछले एक साल के कार्यकाल में प्रदेश क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। आज एक साल का कार्यकाल हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए एक रैली का आयोजन जो है वो मोदी जी के लिए जिला कांगड़ा के धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसमें कई 100 करोड़। और बात करेंगे राहुल गांधी के शिमला दौरे की। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी मशोबरा के दिव्यांग स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल बच्चों के साथ फुर्सत के पल बिताए और बच्चों के साथ शतरंज भी खेली। वहीं इस दौरान प्रियंका वाड्रा भी राहुल के साथ मौजूद रहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ 18 दिसंबर को छराबड़ा पहुंचे थे। और इसी के साथ अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना हरियाणा।